असल एक्टर वो होता है जिसका अपना एक खास अंदाज होता है, औरों से बिल्कुल जुदा, जिसके द्वारा निभाए किरदार चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव, सिनेमा घरों से निकलने के बाद भी दर्शकों को याद रह जाते हैं, जिसकी आवाज और संवादों की गूंज बरसों बरस कानों में सुनाई देती रहती है। अपनी शानदार एक्टिंग, दमदार आवाज व बेहतरीन संवाद अदायगी के जरिए बॉलीवुड में अपना एक अलग मुकाम बनाने वाले ऐसे ही एक एक्टर हैं गोविंद नामदेव। इधर तू गुरु को खलास करता, उधर उसका दुबई वाला भाई लोग चालू हो जाता। क्या इज्जत रहता मेरा, क्या इज्जत रहता मेरा। अपने शहरी दलालों का डर मत दिखा। ई बॉर्डर को इलाको है, यहाँ मैं ही वकील हूँ, मैं ही जज हूँ और मैं ही जल्लाद। उसे शिवलिंग कहते हैं मूर्ख। बंदर है सारा बंदर, वैसे ही नाचेगो जैसे हम नचावेंगे। हम कहे थे ना तो से एक दिन हम ई कुर्सी पर बैठेंगे। नक्सलवादी इलाका, यहाँ पानी की बूंद तक नसीब नहीं होगी। जिनके द्वारा निभाए किरदारों को कोई चाहे भी तो भूल नहीं सकता, फिर चाहे वो विलन की भूमिका हो या कैरेक्टर रोल। दर्शकों के जहन में अपनी छाप छोड़ने में गोविंद हमेशा सफल ही रहे हैं। हर तरह के किरदारों को अपनी एक्टिंग से जीवंत कर देने वाले गोविंद नामदेव को बॉलीवुड के सबसे दमदार विलेंस में से एक माना जाता है। बैंडिट क्वीन का ठाकुर श्रीराम हो या प्रेम ग्रंथ का रूप सहाय, विरासत का बिरजू ठाकुर हो या सरफरोश का वीरन, हर किरदार में जान डाल देने वाले गोविंद नामदेव के पर्दे पर आते ही कभी एक दहशत सी मच जाती थी। सैकड़ों विलेंस के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाना, वो भी अपनी पहली फिल्म से, और फिर उसे लंबे वक्त तक कायम भी रखना कोई आसान काम नहीं है। कभी पर्दे पर खौफ का दूसरा नाम बन जाने वाले गोविंद नामदेव की अपनी कहानी भी बेहद ही दिलचस्प और प्रेरित करने वाली है। इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। 3 सितंबर 1950 को मध्य प्रदेश के सागर में जन्मे गोविंद के पिता श्री राम प्रसाद जी भगवान की मूर्तियों के कपड़े सिला करते थे, जो कि उनका पुश्तैनी काम हुआ करता था। 6 भाई और 4 बहनों में से गोविंद भी इस काम को थोड़ा बहुत किया करते थे। हालांकि तब वे 7वीं कक्षा में थे। गोविंद के पिता रामायण भी गाया करते थे और ऐसे में कभी कभी गोविंद भी उनके साथ गाते और मंजीरा बजाया करते थे। हालांकि यह सब उनके शौक का ही एक हिस्सा था। 8वीं कक्षा में गोविंद ने गांधी जी की आत्मकथा पढ़ी, जिसका असर उन पर कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें बड़े बड़े लोगों के बारे में जानने की धुन सवार हो गई और उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरोजनी नायडू आदि ढेरों महान विभूतियों की जीवनी को पढ़ डाला और खुद उनके जैसा बड़ा बनने की ठान ली। सबके बारे में जानने के बाद पता नहीं कहां से गोविंद के मन में यह बात बैठ गई कि सफल होने के लिए दिल्ली जाना और किसी बड़े कॉलेज से डिग्री हासिल करना बहुत जरूरी है। फिर क्या था, उन्होंने ठान लिया कि दिल्ली जाना है। समस्या अब ये थी कि दिल्ली में रहेंगे कहाँ, क्योंकि ऐसे तो घर वाले जाने नहीं देते। किस्मत से एक दोस्त के रिश्तेदार का पता उन्हें मिल गया। बस फिर क्या था, 3 महीने की क्लास करने के बाद भी उन्होंने 8वीं कक्षा की पढ़ाई छोड़ अपने घर वालों को समझा बुझा कर वे दिल्ली के लिए निकल पड़े। तब सागर से नजदीक के शहर बीना से एक पैसेंजर चला करती थी जो दिल्ली तक जाया करती थी, और उस जमाने में उनका अपने शहर से दिल्ली जाके पढ़ना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। 18 रुपए की टिकट लेकर पैसेंजर से 3 दिन का सफर करते हुए गोविंद दिल्ली पहुंच ही गए। गोविंद का इरादा पक्का था, जो करना है उसमें अव्वल आना है, नहीं तो नहीं करना है। अपने इरादे को जुनून बनाकर उन्होंने 8वीं के एग्जाम में दिल्ली के 14 स्कूलों के जोन में टॉप किया और स्कॉलरशिप हासिल कर ली। उनके आगे की पढ़ाई भी आसानी से स्कॉलरशिप से हो गई। न सिर्फ पढ़ाई बल्कि खेल कूद से लेकर कल्चरल प्रोग्राम और स्काउट और रेड क्रॉस आदि में भी उनका नाम हमेशा अव्वल रहा। गोविंद बताते हैं कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वे एक एक्टर बनेंगे। उन्हें तो बस एक बड़ा और कुछ अलग काम करना था, जिससे उनकी अपनी एक पहचान बन सके। 11वीं कक्षा तक आते आते गोविंद को लगने लगा कि उन्हें कुछ जॉब करनी चाहिए ताकि वे अलग कहीं रह सकें, क्योंकि वे जिनके साथ रह रहे थे वहाँ रहना उन्हें ठीक नहीं लग रहा था। जॉब की तलाश में उनकी नजर अखबार में छपे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD में दाखिले के इश्तेहार पर पड़ी, जिसमें 250 रुपए स्कॉलरशिप मिलने की बात भी लिखी गई थी। गोविंद को लगा कि इस स्कॉलरशिप से आगे की पढ़ाई भी हो जाएगी और कुछ नया सीखने को भी मिल जाएगा। उन्होंने फॉर्म भर दिया और सिलेक्ट भी हो गए। NSD में एडमिशन के बाद गोविंद के साथ एक समस्या और खड़ी हो गई। दरअसल गोविंद हिंदी मीडियम थे और वहाँ के टीचर अंग्रेजी में बोला करते थे। इस चक्कर में उन्होंने 2-3 महीने तक क्लास बेमन से किया और सोचने लगे कि यह जगह शायद उनके लिए नहीं थी। खैर, उनके टीचर्स ने जब उनकी समस्या को समझा तो हिंदी में भी समझाने लगे और गोविंद का मन लग गया। साल 1975 के उनके बैच में अनुपम खेर, करण राजदान, सतीश कौशिक आदि भी उनके साथ थे। 1978 में NSD से पास आउट होने के बाद ज्यादातर लोग मुंबई चले गए, लेकिन गोविंद को लगा अभी उन्हें और भी सीखना चाहिए, इसलिए वे दिल्ली में ही रुक गए। गोविंद अपने सीनियर मनोहर सिंह और सुरेखा सीकरी जैसे दिग्गजों से इतने प्रभावित थे कि उन्हें लगता था कि एक्टिंग हो तो ऐसी, वरना ना हो।
एनएसडी के ही रिपेटरी ग्रुप से जुड़कर गोविंद ने 11 सालों तक खुद को तराशा और इस दौरान पोलैंड, लंदन, जर्मनी के साथ कई और देशों में नाटक प्रदर्शन करके खूब नाम कमाया। इस दौरान मनोहर सिंह ने अपने द्वारा निभाए 2 बड़े किरदार भी गोविंद को निभाने के मौके दिए, जिसने उन्हें थिएटर का दिग्गज कलाकार बना दिया। गोविंद को जब अपने एक्टिंग पर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हो गया तो उन्होंने मुंबई जाने का फैसला किया। साल 1990 में जब वे मुंबई जा रहे थे तब उनकी सोच ये थी कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ 3 लोगों को ही दर्शक ज्यादा जानते हैं, एक होता है हीरो, दूसरी हीरोइन और तीसरा विलन। गोविंद जानते थे कि हीरो बनने की उनकी उम्र बिल्कुल निकल चुकी थी, ऐसे में उन्होंने तय किया उन्हें विलन ही बनना है। बहरहाल मुंबई आने के बाद उन्हें ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने जितना ड्रामा प्ले किया उसका पिक्टोरियल एल्बम बनाकर वे डायरेक्टर से मिला करते थे। इसका असर ऐसा पड़ता कि उनके लिए कोई न कोई रोल जरूर निकल आता था। 3 महीने में उन्हें पहली फिल्म परेश रावल के साथ केतन मेहता की सरदार पटेल मिल गई। मजे की बात किसके लिए उन्हें वापस दिल्ली जाकर ऑडिशन देना पड़ा था। जब गोविंद सरदार पटेल फिल्म पे काम कर रहे थे उसी दौरान उनकी मुलाकात पहलाज नेहलानी और डेविड धवन से हुई, जो उस वक्त शोला और शबनम बना रहे थे। उन्होंने गोविंद को फाइनल कर लिया और 1992 में रिलीज हुई शोला और शबनम उनकी डेब्यू फिल्म बन गई। इनकी उंगलियों के निशान नहीं मिटाएंगे तो उस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान कैसे आएंगे? सरदार पटेल जो उन्होंने पहले साइन की थी वह फिल्म 1994 में रिलीज हुई थी। गोविंद नामदेव बताते हैं कि जब वे फिल्म शोला और शबनम की शूटिंग कर रहे थे तो इस फिल्म में उनके को स्टार महावीर शाह ने एक बार गोविंद से कहा कि उनकी 25वीं फिल्म है और इन सभी फिल्मों में उन्होंने सिर्फ पुलिस इंस्पेक्टर का ही रोल किया है। गोविंद को बहुत ताज्जुब हुआ। उनके ऐसा क्यों पूछने पर महावीर ने गोविंद को बताया कि वैसे ही किरदार में फिट बैठते हैं तो इसलिए उन्हें कोई दूसरा किरदार ऑफर नहीं किया जाता। दोस्तों, यह बात सुनकर गोविंद बहुत घबरा गए और उन्होंने तभी फैसला कर लिया कि इस फिल्म के बाद वे इंस्पेक्टर का रोल कभी नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हुआ भी वही जिसका उन्हें अंदेशा था। फिल्म रिलीज हुई, हिट भी हो गई। उनका काम लोगों ने खूब सराहा भी, लेकिन उनके पास इंस्पेक्टर के ही रोल आने लगे। मजबूरी में उन्होंने इंस्पेक्टर के उस किरदार को चुना जो थोड़ा पॉजिटिव था। हालांकि इसके बाद उनके पास वैसे ही रोल के ऑफर आते रहे जैसा कि उन्होंने पहली फिल्म में किया था। ऐसे में उन्होंने मना करना शुरू कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि इंडस्ट्री में ऐसी अफवाहें उड़ने लगी कि गोविंद थोड़े घमंडी किस्म के इंसान हैं, क्योंकि वो किसी भी बड़े प्रोड्यूसर के डायरेक्ट रोल के लिए मना कर देते थे। खैर, गोविंद ने तब भी सबसे मिलना जुलना जारी रखा और इसी दौरान उन्हें प्रेम ग्रंथ और बैंडेड क्वीन जैसी फिल्में मिली, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बंदर है सारा बंदर, वैसे ही नाचेगो जैसे हम नचावेंगे। हालांकि इस दौरान बड़े पर्दे पर अनिश्चितता को देखते हुए उन्होंने टीवी का रुख भी किया और सुख दुख और परिवर्तन जैसे सीरियल में काम किया। सीरियल परिवर्तन ने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई। साथ ही उन्होंने अभी सिद्ध कर दिया कि वे हर तरह के रोल को निभा सकते हैं। बाद में भी गोविंद फिल्मों के साथ कई सीरियल्स में नजर आते रहे। गोविंद की खास फिल्मों की बात करें तो उसमें शोला और शबनम, बैंडेड क्वीन, विरासत, सरफरोश, सत्या और ओ माय गॉड जैसी न जाने कितनी फिल्मों के नाम शामिल हैं, जिन्हें गिनना मुश्किल है। हिंदी फिल्मों के अलावा गोविंद ने साउथ की फिल्मों में खूब काम किया और 100 से ज्यादा शानदार फिल्मों का अहम हिस्सा बन चुके गोविंद पिछले 32 सालों से लगातार अपनी दमदार अभिनय के दम पर फिल्मों में सक्रिय हैं और उनका जलवा आज तक कायम है। फिल्मों व टीवी के साथ साथ गोविंद OTT पर भी काम कर रहे हैं। उनके खास शो में से एक है एलियन फ्रैंक नाम की वेब सीरीज, जिसमें उन्होंने एडोल्फ हिटलर का किरदार निभाया है, जो कभी उनका एक सपना था। हिटलर ही नहीं, उन्होंने सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक और मोरारजी देसाई जैसे हस्तियों की भूमिकाओं को भी पर्दे पर जीवंत किया है। दोस्तों, गोविंद कहते हैं कि फिल्मों में नेगेटिव किरदार निभाने का उनके जीवन पर हमेशा पॉजिटिव असर ही पड़ा है। वे बताते हैं कि उन्होंने फिल्मों में जब भी कोई नेगेटिव किरदार किया, वे घर आकर उतना ही अपने बीवी बच्चों से प्यार करते थे। गोविंद नामदेव एक बेहतरीन लेखक भी हैं, जिसका उदाहरण है उनकी लिखी पुस्तक मधुकर शाह, बुंदेलखंड का नायक। इस किताब का विमोचन मुंबई में अमिताभ बच्चन के हाथों हुआ था, जिसकी उन्होंने भी खूब सराहना की थी। मशहूर फिल्मी अवार्ड्स भले ही गोविंद की झोली में कम आए हों, लेकिन साल 2019 में गोविंद नामदेव को दादा साहेब फिल्म फेडरेशन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। गोविंद बताते हैं कि ऐसा नहीं कि मुझे बॉलीवुड से अवार्ड नहीं मिले, मुझे स्क्रीन अवार्ड्स मिले हैं और कई बार मुझे फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेशन भी मिला है। लेकिन अब क्या बोलूं, सभी जानते हैं कि इन अवार्ड्स में क्या क्या होता है, कैसे और किसे अवार्ड्स मिलते हैं। कई बार तो एकदम ऐसा लगा कि इस बार ये अवार्ड तो मुझे ही मिलेगा, पर वो मेरी झोली में नहीं आया। कुछ वक्त बाद मुझे समझ में आ गया ये अवार्ड एक्टिंग की वजह से नहीं मिलते, इनको हासिल करने का कोई और ही तरीका है। बस फिर मेरा मन उचट गया। आज मुझे बॉलीवुड से कोई अवार्ड न मिलने का कोई गम नहीं है। दर्शकों का प्यार ही मेरा असली अवार्ड है। गोविंद नामदेव की पत्नी का नाम है सुधा नामदेव।
दोनों की मुलाकात और शादी का किस्सा भी बेहद दिलचस्प है। दरअसल जब गोविंद एनएसडी में थे उन दिनों अकेडमी में बच्चों का समर कैंप लगा था, जहां मथुरा की रहने वाली सुधा दिल्ली में अपनी बहन के घर घूमने आई थी और रोज समर कैंप में अपनी भतीजी के साथ आया करती थी। साल 1980 में गोविंद और उनकी पहली बार मुलाकात हुई। धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ती गईं और उसके अगले ही साल 1981 में वे जीवन साथी बन गए। गोविंद और सुधा जी की 3 बेटियां हैं, मेघा नामदेव, पल्लवी नामदेव और प्रगति नामदेव। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।